एक छोटे से गांव में मोनू नाम का एक बहुत ही प्यारा, होशियार और चंचल बच्चा रहता था। वह अपने दादा दादी और माता पिता का बेहद लाडला था। माता पिता का सपना था कि मोनू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और परिवार का नाम रोशन करे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मोनू का नामांकन एक अच्छे विद्यालय में करवा दिया। मोनू की कक्षा शिक्षिका थीं, प्रिया वंदा मैम। वह बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थीं और हर बच्चे की समस्या को ध्यान से सुनती थीं। बच्चों कोई बात समझ ना आए तो बेझिझक पूछना। मोनू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह अपने शिक्षकों के बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता था। उनके सारे प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में बहुत ही सटीकता से देता था, जिससे शिक्षक शिक्षिका बहुत खुश थे। मोनू भी बहुत खुश और आत्मसम्मान से भर गया था। उसे विद्यालय बहुत अच्छा लगने लगा था। उसके दोस्त भी उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे। वह विद्यालय से घर बहुत चहकता हुआ जाता था, जिसे देखकर उसके दादा दादी माता पिता बहुत खुश थे। लेकिन मोनू की यह अवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। एक दिन गौतम सर सभी बच्चों को कुछ लिखित कार्य देते हैं और उसे दिखाने को कहते हैं। मोनू सब कुछ जानता था, पर उसे लिखने में बहुत समस्या हो रही थी। उसे अपने हाथों से पेंसिल पकड़ने में भी काफी मस्सिकत करना पड़ रहा था। वह बार बार शब्दों को लिखकर मिटाता फिर लिखता। ऐसा करते करते वह सबसे लास्ट में अपना लिखित कार्य गौतम सर को दिखलाता है। गौतम सर जैसे ही उसके कार्य को देखते हैं, उनका चेहरा गुस्से से तमतम आ जाता है। वह जोर से मोनू पर झल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुमने क्या लिखा है? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि बी और डी में क्या अंतर है? तुम्हारा लिखावट इतना स्पष्ट है कि पढ़ा भी नहीं जा रहा है। तुमने कभी लिखने का प्रयास ही नहीं किया है। तुम आलसी हो कहकर गौतम सर गुस्से से उसकी कांपी उसे थमाकर चले जाते हैं। कक्षा के सारे बच्चे जो मोनू को अच्छा दोस्त मानते थे, अब उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब तो यह प्रतिदिन का सिलसिला सा बन गया। खुशी से चहकने वाला मोनू अब कटा कटा सा रहने लगा। वह कक्षा के किसी एक कोने में अकेला गुमसुम बैठने लगा। विद्यालय जो प्रारंभ में उसे बहुत अच्छा लगता था, अब वहीं उसे खाने को दौड़ने लगा। घर भी लौटता तो उसका चेहरा बुझा बुझा सा रहता, जिसे देखकर उसके घर के सदस्य भी दुखी रहने लगे। प्रिया वंदा मैम मोनू के इस व्यवहार का बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन कर रही थीं। वह जानना चाह रही थीं कि आखिर हुआ क्या है, जिसके कारण हमेशा चहकने वाला मोनू की ऐसी स्थिति हो गई है। सर्वप्रथम वे अपने अन्य सहकर्मी शिक्षक साथियों से बात करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मोनू पढ़ाई गई बातों को समझ तो जाता है और उसे मौखिक रूप से समझा भी देता है, लेकिन जहां लिखने की बात आती है वह फेल हो जाता है। इतना गंदा लिखता है कि उसे पढ़ा भी नहीं जाता। वह लिखने में आलस्य करता है, मेहनत ही नहीं करता। प्रियवंदा मैम को अपनी सहकर्मी शिक्षक गणों की बात सुनकर कुछ संशय होता है। वह मोनू की कार्य पुस्तिका को लेती हैं और उसका गहन अवलोकन करती हैं। विश्लेषण के पश्चात वह पाती हैं कि मोनू की लिखावट बहुत ही अस्पष्ट है। ABBDMW में भ्रम है। शब्द बार बार काटे गए हैं। वाक्य संरचना असंगठित है। प्रियवंदा मैम को स्पष्ट हो गया, मोनू आलसी नहीं बल्कि डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। इधर कुछ शिक्षकों की राय बन गई थी, मोनू जैसा बच्चा अगर स्कूल में रहा तो विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे विद्यालय की छवि खराब होगी। इसकी सूचना विद्यालय प्रधान को भी मिलती है। वह द्वंद की स्थिति में आ जाते हैं तथा मोनू की क्लास टीचर प्रियवंदा को बुलाते हैं, जिसमें प्रियवंदा अपनी सारी बातें रखती है तथा एक तय तिथि को मोनू के माता पिता को बुलाने तथा विद्यालय प्रधान के साथ अन्य शिक्षकों को उपस्थित रहने को बोलती है। तय तिथि को जब सभी उपस्थित होते हैं तो प्रियंका अपनी दोस्त मेनका और पंकज के साथ उपस्थित होती है और सभी का अभिवादन करते हुए बताती है कि मोनू विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। वह अपनी दोस्त मेनका और पंकज को उक्त बीमारी को विस्तार पूर्वक समझाने को कहती है।
तत्पश्चात वे दोनों बताते हुए कहते हैं कि आज बात करते हैं लिखने से जुड़ी मुश्किलों की। एक ऐसी चुनौती जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कभी सोचा है कि कुछ लोगों के लिए लिखना इतना मुश्किल क्यों होता है? मतलब एक इतना साधारण सा काम किसी के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा क्यों बन जाता है? और नहीं, ये सिर्फ आलस या कोशिश की कमी की बात बिल्कुल नहीं है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये समस्या इतनी भी कम नहीं है जितना हम सब समझते हैं। मेयो क्लिनिक की स्टडीज के मुताबिक लगभग 14.7% बच्चों में लिखने से जुड़ी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। सोचिए, इसका मतलब है हर 7 में से एक बच्चा। और यही आंकड़ा हमें हमारे पहले हिस्से पर लाता है। देखिए, पढ़ने की समस्याओं जैसे डिस्लेक्सिया, उस पे तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन लिखने की अक्षमता, जो उतनी ही आम है, वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा गैप है ना? पढ़ने की दिक्कतों को तो सीरियसली लिया जाता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो उसे अक्सर सिर्फ अरे इसकी हैंडराइटिंग गंदी है कहकर टाल दिया जाता है, जबकि इसके पीछे की वजह कहीं ज्यादा गहरी हो सकती है। तो असल में चल क्या रहा है? इसका जवाब हमारी उंगलियों में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। देखिए, लिखना सिर्फ हाथ चलाने का काम नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। लिखावट को सिर्फ हाथ की मांसपेशियों का खेल समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। असल में ये एक भाषा का कौशल है। जब भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो हमारा दिमाग पहले उस अक्षर के आकार को याद करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर हाथ को सिग्नल भेजता है कि उसे कैसे बनाना है। साइंटिस्ट इस दिमागी रास्ते को ऑर्थोग्राफिक लूप कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो हमारा दिमाग पहले अपनी मन की आंख में किसी अक्षर की तस्वीर बनाता है और फिर इसी लूप के जरिए उस तस्वीर का सिग्नल हाथ तक भेजता है, ताकि वो उसे कागज पर उतार सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कुकून एक खूबसूरत तितली में बदल जाता है। ठीक उसी तरह हमारे मन के विचार हाथ के जरिए शब्दों का रूप लेते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस, ये ऑर्थोग्राफिक लूप में कहीं रुकावट आती है, तो लिखने का संघर्ष शुरू हो जाता है। और अब वो पल आता है जहां साइंस हमें सब कुछ आईने की तरह साफ दिखा देता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एफएमआरआई ब्रेन स्कैन है। लेफ्ट साइड पर एक ऐसे इंसान का दिमाग है जिसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और राइट साइड पर उसका, जिसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जरा देखिए, एक छोटा सा लिखने का काम करते हुए दोनों के दिमाग में कितनी अलग अलग जगहों पर एक्टिविटी हो रही है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये जो संघर्ष है ना, वो असली है। ये कोई बहाना नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को कहते क्या है और ये सिर्फ गंदी लिखावट से कैसे अलग है। मेडिकल भाषा में इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें दिमाग को हाथ से अक्षर बनाने के लिए सही सिग्नल भेजने में मुश्किल होती है। ये एक स्पष्ट डायग्नोसिस है, कोई बहाना नहीं। तो इसके संकेत क्या हैं? इसे पहचाने कैसे? पहला, ऐसे अक्षर जो पढ़ने में ना आए। दूसरा, लिखने की रफ्तार बहुत ही धीमी और थका देने वाली हो। अक्सर लिखते लिखते अक्षर या कभी-कभी तो पूरे शब्द ही छूट जाते हैं। अक्षरों का साइज भी एक जैसा नहीं होता, कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा। और हाँ, बी को डी जैसा लिखना, यानी अक्षरों को उल्टा कर देना, ये भी एक बहुत आम लक्षण है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि डिस्ग्राफिया हाथ की कोई शारीरिक समस्या नहीं है, जैसे सेरिब्रल पैल्सी। ये दिमाग के लैंग्वेज प्रोसेसिंग से जुड़ी एक चुनौती है। इसीलिए इसका इलाज फिजियोथेरेपी नहीं है, बल्कि लिखने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन है। हम जानेंगे कि पेरेंट्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलकर उन स्टूडेंट्स की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें लिखने में मुश्किल होती है। इसके लिए हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर गौर करेंगे। ये सच में बहुत गहरी है। अक्सर हम गंदी हैंडराइटिंग को आलस या लापरवाही समझ लेते हैं ना, पर असल में हो सकता है कि बच्चा अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो। ये समझना हमारे लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है। तो ठीक है, चलिए अब सीधे उन तरीकों पर आते हैं जो काम करते हैं। हम ऐसी स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे जिनसे न सिर्फ लिखने की स्किल बेहतर हो, बल्कि स्टूडेंट्स का खुद पर यकीन भी मजबूत हो। जरा सोचिए, लिखने का काम हमारे दिमाग के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसमें एक ही समय पर कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। हाथ चलाना, अक्षर पहचानना, शब्द याद करना,
विचारों को एक लाइन में लगाना, स्पेलिंग और ग्रामर का ध्यान रखना, ये सब एक साथ। जिस बच्चे को डिस्ग्राफिया है उसके लिए ये कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा भारी हो सकता है। तो हमारा पहला पिलर है बुनियाद को फिर से मजबूत करना। किसी भी टूल या दूसरी स्ट्रैटेजी पर जाने से पहले हमें ये पक्का करना होगा कि लिखने की नींव मजबूत हो। यहाँ हम उन बेसिक स्किल्स को दोबारा बनाने पर ध्यान देंगे जिनकी जरूरत हर स्टूडेंट को एक अच्छा राइटर बनने के लिए होती है। ये सवाल बहुत अहम है। कभी-कभी हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। इसका जवाब उन तरीकों में छिपा है जो सिर्फ देखने या सुनने पर निर्भर नहीं करते, बल्कि दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ काम पर लगाते हैं। इसे मल्टी सेंसरी अप्रोच कहते हैं। VAKT यानी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल अप्रोच ये सीखने को मजबूत करने के लिए हमारी कई इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। सोचिए, जब एक स्टूडेंट अक्षर को देखता है, उसकी आवाज सुनता है, हवा में उसे लिखने की मूवमेंट महसूस करता है और उसके आकार को छूता है, तो ये दिमाग में एक बहुत मजबूत मोटर मेमोरी बनाता है। अब बात करते हैं SRSD की। ये एक रिसर्च बेस्ड तरीका है। इसमें हम स्टूडेंट्स को सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या लिखना है, बल्कि ये सिखाते हैं कि कैसे लिखना है। टीचर पहले खुद करके दिखाता है, फिर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने में मदद करता है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स खुद अपने लक्ष्य तय करना और अपने काम को जांचना सीखते हैं, जिससे वो इंडिपेंडेंट राइटर बनते हैं। अच्छा, तो बेसिक स्किल्स पर काम करने के साथ साथ हमें स्टूडेंट्स को सही औजार, सही टूल्स भी देने होंगे। हमारा दूसरा पिलर उन्हीं प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में है जो स्टूडेंट्स को लिखने की रुकावटों को पार करने में मदद करते हैं, ताकि वो अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें। देखिए, यहाँ कोई एक फिक्स सोल्यूशन नहीं है जो सब पर काम करे। पेंसिल ग्रिप जैसे लो टेक टूल्स बहुत सिंपल और असरदार हो सकते हैं, वहीं टैबलेट जैसे हाई टेक टूल्स और भी ज़्यादा एडवांस्ड मदद दे सकते हैं। सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट की ज़रूरत क्या है और काम क्या है। ये टेबल दिखाता है कि हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लिखने की ग्रिप के लिए पेंसिल ग्रिप से लेकर आइडियाज को ऑर्गेनाइज करने के लिए माइंड मैपिंग एप्स तक, सही टूल वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मकसद बस इतना है कि स्टूडेंट अपने विचारों को आसानी से कागज पर उतार पाएं। ये सॉफ्टवेयर टूल्स स्पेलिंग और ग्रामर का दिमागी बोझ काफी कम कर सकते हैं। जब किसी स्टूडेंट को हर शब्द की स्पेलिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती, तो वो अपने आइडियाज और अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करने के लिए आजाद होता है। स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी तो सच में एक गेम चेंजर हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स के लिए अपने विचारों को लिखना एक जंग की तरह है, ये टेक्नोलॉजी उन्हें बोलने की आज़ादी देती है। लिखने की जो मैकेनिकल रुकावट है, वो बीच से हट जाती है। ये टूल सिर्फ लिखने में ही नहीं, बल्कि पढ़ने और नोट्स बनाने में भी मदद करते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच जानकारी को समझने में मदद कर सकता है, तो वहीं auto.ai जैसे ऐप्स क्लास में लेक्चर के दौरान नोट्स बनाने का प्रेशर कम कर देते हैं। इससे सीखने का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी पिलर पर। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन असली कामयाबी तो इंसानी जुड़ाव से मिलती है, यानी सहयोग, समझ और कनेक्शन से। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात है। हमारा लक्ष्य परफेक्ट हैंडराइटिंग नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहां स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ महसूस करें, सपोर्टेड महसूस करें और अपने विचारों को पूरे आत्मविश्वास के साथ रख सकें। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम अकेले नहीं बनता, ये एक टीम एफर्ट है। जब टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पेरेंट्स और खुद स्टूडेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे एक पावरफुल नेटवर्क बनाते हैं। इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग देना, पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करना और सबसे ज़रूरी, स्टूडेंट को अपनी ज़रूरतें बताने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। और ये बात पूरी चर्चा का निचोड़ है। इन सभी टूल्स और सपोर्ट का असली मकसद सिर्फ किसी काम को आसान बनाना नहीं है। असली मकसद है स्टूडेंट को उसके कोर्स तक पहुंच देना और क्लास में पूरी तरह से हिस्सा लेने के काबिल बनाना। तो अभी तक हमने बात की अलग-अलग टूल्स की, पर क्या हो अगर हम पूरे सिस्टम को ही बदल दें? मतलब हम अपनी क्लासरूम को ही एक अलग तरीके से डिजाइन करें। यहीं पर एंट्री होती है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की, यानी UDL। सीधा सा मतलब यह है कि UDL मानता है कि हर स्टूडेंट का सीखने का तरीका अलग होता है। तो क्यों ना हम क्लासरूम को ही ऐसा बनाएं जो सबके लिए काम करे,
जिसमें पहले से ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि हर कोई कामयाब हो सके। अच्छा, तो ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? सोचिए, एक टिपिकल क्लासरूम है जहां सब एक ही किताब से एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब यूडीएल क्लासरूम को देखिए। यहां स्टूडेंट्स के पास चॉइस है। वो चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं या डिजिटल कॉपी यूज कर सकते हैं, और वो अपना ज्ञान भी अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। ये सीखने को सबके लिए पर्सनल बना देता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। यूडीएल सोच को पूरी तरह से बदल देता है। सवाल स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है से हटकर हमारे सीखने के माहौल में क्या रुकावटें हैं पर आ जाता है, और फिर उन रुकावटों को हटाने पर काम होता है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने डिस्ग्राफिया की चुनौती को समझा, फिर लो टेक और हाई टेक समाधान देखे, और आखिर में यूडीएल जैसे बड़े आइडिया पर भी बात की। तो टेकअवे क्या है? पहली बात, डिस्ग्राफिया कोई बहाना नहीं, एक असली न्यूरोलॉजिकल चुनौती है। दूसरी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी एटी एक पुल का काम करती है। तीसरी, लो टेक से लेकर हाई टेक तक बहुत सारे पावरफुल ऑप्शंस मौजूद हैं। और चौथी, यूडीएल जैसे आइडियाज से हम ऐसी क्लासरूम बना सकते हैं जहां हर कोई आगे बढ़े। तो आइए आज से हम सभी एक प्रण लें, डिस्ग्राफिया जैसी चुनौतियों को हराकर हर बच्चे को समाज का एक उज्जवल नागरिक बनाएं।